कि भाजपा के साथ बसपा भी आने वाली अगले आदमी है, कोई काम नहीं इनका लड़ाने के सिवा। काम हुआ है ना, एम्स की तर्ज का हॉस्पिटल है वो। विरोधियों को मार रहे हैं, घोषित इमरजेंसी लगा रखे, विरोधियों को मार रहे हैं। मैं कह रही हूँ आराम से, मैंने आपको समय दिया ना। कह रहे हो तुम डिजिटल इंडिया सोच रहे अमेरिका बनाने, खाने को हमारे पास दाने नहीं। आज मंदिर की जरूरत नहीं है, मंदिर की जरूरत नहीं, शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है। पंचायत का है जमा रहे हैं, सुन लीजिए उनकी बात को ध्यान से। ना ही अपने स्टैच्यू। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। इस समय आप देख रहे हैं नेशनल पिलर। जो लोग देख रहे हैं उनको पता है यूपी इलेक्शन 2022 में क्या कुछ होने वाला है। नया साल शुरू होते ही माहौल गर्म है। सियासी माहौल आखिर है क्या? इस समय हम हैं गाजियाबाद के मेन में, कचहरी से ठीक बाहर विधानसभा मुरादनगर है। काफी लोग इकट्ठा हो चुके हैं, पीछे अधिवक्ता भी बैठे हैं, तो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, पर हम उनके पास जरूर जाएंगे। पर काफी जनता भी है, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ माहौल बना हुआ है। बसपा है, सपा है, बीजेपी है, कौन सबसे आगे दिख रहा है इस नए साल में 2022 में? तो सीधे चर्चा की शुरुआत इनसे करती हूँ, क्योंकि विशेष पार्टी के समर्थक हमारे सामने खड़े हैं, बीजेपी से हैं। आप बताइए इस बार क्या सोच रहे हैं, भाजपा कितनी सीटों के साथ आने वाली है और क्या क्या ऐसे बढ़िया काम कर दिए कि दिमाग पर फर्क आने वाला है जनता की? भाजपा जिस बार पिछली बार जिस सीटों से जीती उससे ज्यादा सीटों से जीतेगी। पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार पिछली बार जीती, उससे भी ज्यादा से या जो भी 325 किसी के गठबंधन की जरूरत नहीं है। पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार आएगी। और तो फिर अपना दल का समर्थन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? अपना दल समर्थन दे रहा है। बीजेपी ने मांगा नहीं है। अच्छा। उन्हें अपना दल समर्थन दे रहा है। तो और ये भी हो सकता है बसपा भी आ जाए। अच्छा। ये हमें भी मिला लो जी। हाँ, हमें भी मिला लो। और तैयारी हम इस टाइम कहीं भी नहीं है। थोड़ा सा साइड भी हो जाइए, सतर्क हो जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये भी हो सकता है बसपा भी हमारे साथ आ जाए और ये कहे जी हम बीजेपी के साथ हैं। और हमें गुंडों कि भाजपा के साथ बसपा भी आने वाली है। तैयारी है, हाथी कहीं ना कहीं कमल के साथ आने और हमें गुंडों को रोकना है, जो कि जिसके लिए सपा फेमस है गुंडागर्दी के लिए। तो उसको रोकने के लिए बसपा 100% भाजपा के साथ आएगी, 100% आएगी। बसपा तो आ चुकी है भाजपा के साथ, तो भैया अब ये भी गठबंधन। अच्छा, अभी तो आपने कहा कि गठबंधन की जरूरत नहीं है। मैंने ये कहा कि वो आ रहे हैं। बीजेपी बुला नहीं रही किसी को। बीजेपी ने अपने दल को भी नहीं बुलाया था। जी जबरदस्ती जा रही है, बीजेपी बुला नहीं रही है उनको। चलिए बहन जी का भी बताइए। बहन जी किसी की बात नहीं आती, बहन जी पर लोग खुद आते हैं। इनका काम कुछ नहीं है भाई भाई को लड़ाना। बीजेपी खुद आएगी, खुद आएगी, इनकी जरूरत नहीं। हमारे पास इतनी संख्या है, इनका 2% वोट नहीं है। इनके पास है क्या? इनके पास है क्या? हमारे पास इतनी जनसंख्या है। अपने कार्यकाल में ऐसी क्या क्या चीजें कर दी जो आपको लगता है? अपने मंत्रियों को, काम की बात अपने मंत्रियों को घर बुलाकर जेल भिजवाने का काम करा। और आवास दिए, मुफ्त में आवास मुफ्त में दिए, आवास मुफ्त में दिए। और जो बदमाश थे उनकी जगह जेल में थी, और जो न माने उनको ऊपर पहुंचा दिया बसपा ने। और डीएम एसएसपी सुबह कार्यालय में 10 बजे पहुंच जाते थे, जनता की सुनते थे। बसपा कार्यालय में रिश्वतखोरी कहाँ थी जब अधिकारी वाले ये लड़ाने काम करते हैं, लड़ाने का काम करते हैं। क्लियर करती हूँ। आप भाजपा से हैं? अच्छा रुकिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई प्रोग्राम लंबा चलेगा, जरा रुकिए। अच्छा रुकिए। ये भाजपा से हैं, ये भाजपा से हैं, आप बसपा। दोगले आदमी है, कोई काम नहीं इनका लड़ाने के सिवा। प्रोग्राम में बहस कैसे चल पाएगी? रुकिए, थोड़ा सा ठहरिए। आप बसपा समर्थक हैं? बिल्कुल समर्थक। ये भाजपा समर्थक है। अब ये कह रहे हैं कि भाजपा के पास खुद बहन जी चल करके आएंगी। आप कह रहे हैं बहन जी नहीं जाएंगी, भाजपा खुद आएगी। सब आएंगे बहन जी के पास, जिनको जरूरत है, जिनको बहन जी सीएम बनने जा रही है। बहन जी को तो कहा जा रहा है कि गायब दिख रही है, काफी एक्टिव नहीं है। बहन जी पत्ते नहीं खोलती है, बहन जी पत्ते नहीं खोलती है। हम चैलेंज देते हैं, वोट हमारे पास है। सुनो, आज मंदिर की जरूरत नहीं है, मंदिर की जरूरत नहीं, शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है। शिक्षा स्वास्थ्य चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए। स्वास्थ्य पर भी काम हुआ, शिक्षा पर कम मर गए, कोरोना में लोग मर गए, इलाज नहीं मिला, भूखे मर गए लोग नोटबंदी में। कोई भूखा नहीं मरा है। अच्छा,
ये जवाब मांग रहे हैं कि सत्ता में आएंगे तो किस नाम पर आएंगे, दो चार चीजें गिनवाइए जनता के सामने मंदिर जरा। चाहिए, मंदिर हाँ। रोटी रोजी नहीं चाहिए, मंदिर में चाहिए। अरे शिक्षा लाओ, स्वास्थ्य लाओ। जो ये बसपा के वो हैं समर्थक हैं, इनसे जरा ये पूछें कि मायावती जी ने कितने हॉस्पिटल बनवाए, पूछें एक बार इनसे। और हॉस्पिटल, गाजियाबाद का हॉस्पिटल, गाजियाबाद का हॉस्पिटल, नोएडा यूनिवर्सिटी, ये गाजियाबाद का हॉस्पिटल, ये रहा नाम तो बताओ का हॉस्पिटल नो गाजियाबाद। अरे मैं बताता हूँ, रुको। सरकार अब अरे है गाजियाबाद में अच्छा, आप अपने गाजियाबाद की बात कर रहे हैं। गाजियाबाद की, मैं गाजियाबाद रिसेंटली गाजियाबाद और पूरे, आप इससे ही अंदाजा लगा लेना कि स्वास्थ्य की कितनी सुविधाएं बढ़ी हैं। शांतिपूर्वक खड़े हैं। अच्छा, एक एक करके आए। मैं बताता हूँ ना, अभी आपको बताऊं, शास्त्री नगर के सामने एनडीआरएफ के पास एक आयुर्वेदिक आपको यहाँ पर, हाँ। एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बना है और वो एम्स की तर्ज पे बना है। बताओ किसकी सरकार में बना है वो? अरे ये ना शास्त्री नगर के सामने। अरे अभी देखो ना आप, अरे देखो ना, कौन सी सरकार ने मुफ्त राशन दिया है? हाँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ है ना, एम्स की तर्ज का हॉस्पिटल है वो। विरोधियों को मार रहे हैं, घोषित इमरजेंसी लगा रखी है, विरोधियों को मार रहे हैं, अपने को नहीं फंसा रहे। अपने मैं बता दूं, रखिए, बदमाशी करो, लूट बचाओ, विरोधियों को मार रहे हैं। लूट और बदमाशी का आपके पास एक मिनट, लूट और बदमाशी का मैं बता, एक मिनट मेरी बात सुन लो। लूट और बदमाशी की बताऊं मैं आपको जे, अरे भाई सुन तो लो, एक मिनट सुन तो लो। मायावती जी ने और मुलायम सिंह यादव ने जमीन किसानों की लूटी। उसका सीधा उदाहरण बताऊं, यहाँ नवेड़ा से लेकर आगरा तक जेपी वो निकला है, यमुना एक्सप्रेसवे, उसके दोनों ओर 1.5 किलोमीटर तक किसानों की जमीन जबरदस्ती एक्वायर कर ली। ये जमीन जेपी की होगी और वो कौड़ियों के दाम पे जमीन ली। और इस सरकार का मैं आपको बताऊं, ये देख रहे हैं भैया, इसे बिल्कुल जूम कर लो। क्या है ये दिखाइए। ये लिख रहा है आपसी सहमति से भूमि क्रय किसान सुविधा केंद्र ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण। महीने के हर बुधवार को अरे रुक जाओ माय डियर, किसानों की सहमति से जमीन ली जाएगी उनकी, ना कि गोली के दम पे, जैसे जेवर टप्पल में गोली चलवा दी। ये कह रहे हैं आपके कार्यकाल में जब जमीनों को एक्वायर किया गया, वो कौड़ियों के दाम वो जमीनें बिकी और उन लोगों को कुछ थोड़ा सा अडानी अंबानी बैंक बेच दिए। आज मैडम संपन्न है वो सारे जिनकी जमीन बिकी, आज उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, सब कुछ। आप किस चीज का मांगना चाहते हैं? रेलवे किसने बेची, जहाज किसने बेचा, प्राइवेट बेच दी। हाँ तो सब बेच दिया। ये इधर आ जाइए, इधर थोड़ा आ जाए, हमें भी दिक्कत हो रही है। अच्छा, थोड़ा सा इधर आ क्या चीज? अच्छा, मैं बता दूं, प्राइवेट कर उसका सरकारी का मैं बता दूं। ये जो भाई साहब ने हमारे बताया कि जो बैंक बनाया है, लैंड एक्विजिशन एक्ट में ये प्रावधान है कि 80% जमीन आप किसान से डायरेक्ट खरीदोगे, उसके बाद 20% अथॉरिटी खरीद करके आपको डायरेक्ट देगी। तो इनका ये जो वक्तव्य गलत दिया है। मैं बताता हूँ, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये कह रहे हैं ना 80% किसान की सहमति से ली जाएगी, लेकिन ये बताओ जेवर टप्पल में गोली क्यों चलवाई इन्होंने? जेवर टप्पल में किसान मरवा दिए। अरे रुक जाओ यार, अरे मंदिर भी जरूरी है, मस्जिद भी जरूरी है। हाँ अभी रुको, अब ये कह रहे हैं प्राइवेट कर रहे हैं, हर चीज बेच रहे हैं। आप एक HDFC बैंक में चले जाओ, ICICI बैंक में चले जाओ और SBI बैंक में चले जाओ, डिफरेंट अभी आपको पता चल जाएगा। जब है ना सरकारी बैंक में जाते हैं ना और हम कहते हैं बाबूजी पैसे निकालने वाला फार्म चाहिए, जा देख लो वहाँ पड़ा होएगा, है ना। और प्राइवेट बैंक में जाएंगे ना, कहेंगे बाबूजी हमें पैसे निकालने, ये भी तो कहेंगे सरकारी सुविधाएं अच्छी क्यों नहीं मिल रही है? हाँ तो मैं वो तो कह रहा हूँ, प्राइवेट होना जरूरी है। अरे प्राइवेट होना जरूरी है। अरे जब सरकारी आदमी काम नहीं करेगा और वो पैसे किसका ले रहा? हमारे को ले रहा। हम टैक्स पे कर रहे हैं, चाहे किसी भी तरह से कर रहे हैं। कहाँ रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं? जहाँ भी हम रहते हैं, आगे बताइए। अरे मैं रोड व्यवस्था की बताता हूँ। आप जहाँ भी रहते होंगे, अगर यहाँ से अगर आपको हापुड़ जाना हो, 35 किलोमीटर डिस्टेंस है उस हापुड़ की गाजियाबाद से। पहले जाने के लिए 2-2 घंटे लगते थे, अब सिर्फ 35 मिनट भी नहीं लगते हैं। वो किसने करा? मैं कांग्रेस ने करा? नहीं करा। बसपा ने करा? नहीं करा। सपा ने करा? नहीं करा।
बीजेपी ने करा। मेरठ जाना होता है 2 घंटे लगते थे, 2.5 घंटे लगते थे। मेरठ जाने के लिए 30 मिनट मुश्किल से लगते हैं। किसने किया? अब आप बताइए। किसने किया? अब आप बताइए। अच्छा आप बताइए। कदम के लिए टोल है, आप किसी भी सड़क पे चले जाओ। देखिए आप सुनिए, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। आप सुनिए पहले। पूछो मैडम, 1 मिनट। हमारे इस वक्त जो कार्यकाल हुए हैं, हमारे से मतलब बीजेपी के, देश की आजादी के, सबसे ज्यादा यहाँ लोग अधिवक्ता हैं, इनकी बातों को जरा सुना जाए ध्यान से। देश की आजादी के बाद पहली बार सराफा बाजार 43 दिन तक बंद रहा। पहले प्रधानमंत्री। पेट्रोल डीजल के दाम, मैं कह रही हूँ आराम से, मैंने आपको समय दिया ना। पेट्रोल डीजल के दाम जिसके शासन काल में सबसे अधिक बढ़े वो ये, प्याज के टमाटर के रेट सबसे ज्यादा बढ़े वो ये, देश का रुपया सबसे ज्यादा जिसकी कीमत गिरी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वो ये, नोटबंदी के दौरान 50 दिन में 125 झूठ बोलने वाले, मैडम सब चलता है जब पता है ना। 520 मिलियन डॉलर का राफेल विमान 1644 में खरीदने वाले, 30,000 करोड़ का घोटाला करने वाले पहले प्रधानमंत्री। विपक्ष में रहकर FDI, आधार, GST का विरोध करने वाले मनमोहन सिंह जी विरोध में रहते हुए कुछ नहीं बोले। जब ये विरोध में थे तो उन्होंने उनको विश्वास में लेके कहा कि हम FDI ला रहे हैं, 5% पे ऑल ओवर इंडिया में GST करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, गलत है। तब इन्होंने गलत कहा। खुद आते ही सबसे पहले GST लाते हैं, जो 5% से लेकर 23% तक गई है। अभी चुनाव आ रहे हैं, कपड़ों पर 12% GST करने वाले थे, हाल ही में 1 हफ्ते पहले इन्होंने वो वापस ले लिया, क्योंकि डेली कपड़े भी बदलने पड़ते हैं ना, दिन में 10 बार तो बदलते हैं। गरीब आदमी झोला छाप है ये, 12 करोड़ की गाड़ी में देख लो कैसे बढ़िया आदमी गाड़ी होती है जो है। उनकी बातों का कंक्लूजन ये निकलता है, अच्छा रुकिए, उनकी बातों का कंक्लूजन ये निकलता है, जब आप विपक्ष में थे तो सब आपको बुरा लगता था, अब सत्ता में आने के बाद सब वही कर रहे हैं। सुनो, मैं बताता हूँ। ये जैसे भाई साहब ने कहा कि जो है ना, ये जो है 5% GST कह रहे थे, ठीक है ना। पहली बात तो ये कि इस तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं था। अरे मैडम, ये तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, इसे तो चलेंगे, ठीक है। अरे भैया रुक जाओ, मैं बताता हूँ, मैं हर चीज का बता रहा हूँ ना। मैं अरे भैया सुनो तो सही, मैं एक चीज का बता रहा हूँ। ऐसा है कि पहली बात तो हमारे देश में जो इस टाइम GST है वो 5% से लेके और 28% तक है, ठीक है ना। अरे भैया पीछे पंचायत का है जमा रहे हैं, सुन लीजिए उनकी बात को ध्यान से। मैं बता रहा हूँ, जब केंद्र में मनमोहन सरकार थी तब 36% तक GST था, 36%, और उस चीज का बीजेपी विरोध कर रही थी कि 36% GST क्यों ले रहे हो, इससे तो तुम जैसे चल रहा है वैसे ही रहने दो टैक्स को। सारा खेल परसेंट का है। हाँ, अब दूसरी बात, अब जैसे भाई साहब ने कहा कि भाई रोज कपड़े भी तो बदलने होते हैं, GST 12% कर रहे तो हाँ, रोको तो सही भाई साहब, हमारे मोदी जी तो कपड़े ही बदल रहे हैं, आपकी मैडम के तो चार्टेड प्लेन से जो है मुंबई से जो चप्पल जूते आए रहे हैं, उसका क्या है, उस पे ही बोल दो कुछ। अरे उस पे ही बोल दो। ये लाते थे क्या मैडम, गरीब आदमी तो रिक्शा चलाने वाला। मैं सीधे मुद्दे की बात करना चाहती हूँ, क्या क्या 3-4 चीजें हैं जिन पर जनता के लिए ध्यान देना चाहिए और वो कौन पार्टी कर पा रहा है? देखिए, जो आज बीजेपी के राज में हर गरीब आदमी पिस रहा है, रिक्शे चालक भी क्या, बेलदार क्या, मजदूर क्या, वो भी तो इंसान है, उनकी भी तो वोट हैं। 70 रुपए किलो तेल बिकता था, आज क्या रेट है? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? 200 रुपए किलो टीन आया था, जो 1000 रुपए का टीन आता था वो आज 3000 रुपए का लेना पड़ रहा है, समझे नहीं? उस चीज पे कोई नहीं बोल रहा। जो गरीब आदमी खरीद रहा है, 400 रुपए का सिलेंडर था कांग्रेस के राज में, और आज 1000 का। कौन बोल रहा चीज में? शिक्षा के पर कौन? शिक्षा कितनी? जो मध्यम वर्गीय परिवार है या लोअर मिडिल क्लास भी है, मध्यम वर्गीय परिवार में भी नहीं आते, उनके लिए क्या सोचेंगे? उनकी भी तो एक श्रेणी है ना, उनके लिए भी सोचना पड़ेगा। मत तो वो भी देंगे, तो बात तो उनके लिए भी सोचनी। मैं बता रहा हूँ, जैसे इन्होंने सरसों के तेल की बात करी, तो सरसों के तेल में पहले मिक्स होता था पाम ऑयल, और जो कि शरीर को जो है ना बहुत नुकसानदायक है, जिससे हार्ट अटैक
और जो स्किन प्रॉब्लम जो उससे ज्यादातर होती हैं वो अरे सुनो फैक्ट्री पकड़ गई है। सारा लाला भ्रष्टाचारी अभी फैक्ट्री पकड़ी है कल बीजेपी वाले लाला अभी पकड़ी है घी की फैक्ट्री। अभी जाके देख लो घी की फैक्ट्री पकड़ने के लिए कह रहे हैं अब घी की फैक्ट्री के लिए पकड़ गए वो लाला। और सुनो इन्हें देखो, एक मिनट रुको तो सही। इन्हें वैसे तो किसान की चिंता है, वैसे तो इन्हें किसान की चिंता है। आज किसान की सरसों महंगी बिक रही है, तेल महंगा लेना पड़ रहा, तो ये फिर अब इस पे तेल पर हो रहे हैं। और दूसरी बात, सरकार ने तेल के भी रेट कम करे हैं। तेल के रेट सरकार को महंगा देना मजबूरी है, क्योंकि सरकार हमारी बीजेपी सरकार, हमारी सरकार नहीं बीजेपी सरकार गरीब किसानों, गरीब लोगों को, गरीब मजदूरों को फ्री मुफ्त में दे रही है, मुफ्त में दे रही है, मुफ्त राशन दे रही है, इसलिए मजबूरी है। गल्ला भी मिल रहा है 5 किलो, वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा, कहीं तो निकालना भी पड़ेगा, ऐसा उनका महीने का है। मैडम ये राशन देश का दुर्भाग्य है। राशन 5 किलो जो है ना, गेहूं दे दिया, चावल दे दिया, ये देश का दुर्भाग्य है। रोजगार दो गल्ले की जगह रोजगार चाहिए, राशन की जगह रोजगार चाहिए, सीधी बात। क्या कहते हैं? रोजगार मिल नहीं रहा क्या? रोजगार 4,70,000 रोजगार ये रोजगार अभी भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले नहीं था। सब पार्टियों ने रिक्शा वाले ऑडी चलाते थे, बस वाले BMW चलाते थे, साइकिल वाले हवाई जहाज उड़ाते थे, ये सब भाजपा ने आके इनसे छीन लिया। मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के आने के बाद सारे लोग हवाई जहाज में चल रहे हैं, इसका मतलब इनका कहना ये है। कहाँ चल रहे हैं बीजेपी के? मेरी बात सुने, भारतीय जनता पार्टी ने ध्यानचंद स्टेडियम बनवाया था, बसपा की तरह हाथी नहीं खड़े करवाए कहीं भी, ना ही अपने स्टैच्यू खड़े करवाए। भारतीय जनता पार्टी ने सरदार पटेल की मूर्ति बनवाई है, जो देश का गौरव थे, जिससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होता है, टूरिज्म प्लेस बढ़ता है और अपने देश का नाम बाहर के देशों में रोशन होता है। पार्क जो बहन जी ने पार्क बनवाए, सुनिए, उनमें रेवेन्यू आता है। क्यों लगाई बहन जी ने? सुनो तुम भी लगा रहे हो। सुनो ये थैले पर नाच देने के लिए, थैले में नाच देकर फोटो लगवाते योगी मोदी, बहन जी लगवा दिया, अपराध कर दिया। वो पार्क में टैक्स मिलता है, टिकट लगता है, सबका रेवेन्यू जाता है। एक चीज गलत हो रही है। अच्छा रुकिए, आप भी रुकिए। अच्छा रुकिए, एक चीज गलत हो रही है यहाँ पर कि सभी के सभी अपनी पार्टियों को बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं कि योगी जी, मोदी जी भी छपवा रहे हैं, मायावती जी भी वही कर रही हैं, और मैडम जी चार्टर्ड प्लान की बात भी हो गई। तो सवाल तो ये है कि आम जनता के सवालों पर कहाँ गायब है? सभी को बचाने की बातें हो रही है। जो मुद्दा रोजगार को लेकर के होना चाहिए, विकास को लेकर के होना चाहिए, ये सभी चीजें कहाँ गायब है? जनता इन पर बात नहीं कर रही है, सब बचाने के चक्कर में एक दूसरे को लगे हुए हैं। अब आप बताइए, आम जनता की क्या क्या चीजें जो आपको लगता है कि योगी जी ने पूरी की? हम किसी पार्टी को नहीं बचा रहे हैं, अच्छा, हम एक किसी मिनट, पार्टी को नहीं बचा रहे हैं, हम भारत को बचा रहे हैं, अपने देश को बचा रहे हैं। ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ पर न्याय की शुरुआत होती है, तो वहाँ आम जनता के मुद्दों पर बात होती है। ऐसा है, अगर देश में अगर गुंडागर्दी है, देश अगर डाउन जा रहा है, या देश में किसी तरह की असुविधा हो रही है, जो सरकार है उसे बचाने का काम कर रही है। बाकी ऐसी कोई दुविधा नहीं है, बाकी ना कोई ऐसा है कि भाई हम साथ हैं सच्चाई के और अपनी पार्टी के। पार्टी का मतलब ये है कि हमारा जो देश है उसे डूबने से बचाने के लिए हमारी पार्टी बीजेपी काम कर रही है। अच्छा, बीजेपी बीजेपी काम कर रही है। सुनो, बीजेपी चीन आगे दीवार बढ़ाता जा रहा, उसको जवाब नहीं है इनके पास। देश खतरे में, देश कहाँ खतरे में? चीन की दीवार, चीन, अरे जो भाजपा ने और इनके भ्रष्ट अधिकारी उनके प्रमोशन करते हैं, SDM बनाते हैं, तहसीलदार प्रमोशन में खूब गरीबों का खून पी के गया यहाँ पे, और वो भ्रष्ट उसी की प्रमोशन करते हैं। सबसे पहला मुद्दा देशभक्ति का लेती है, देश का लेती है, देश के विकास को लेकर के सीरियस है, और सुरक्षा को लेकर के भी। अब ये सब चीजें क्यों हो रही है? भ्रष्टाचार के लिए कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म है, भ्रष्टाचार खत्म है। तहसीलदार प्रबंधन में इतना भ्रष्टाचार कर गया, उसी को उन्होंने प्रमोशन कर दिया, SDM बना दिया उसे। अब वो वहाँ पे लूटेगा, SDM बन के नहीं है। और इतनी शिकायत इनकी कर रखी है। हो रहा है क्या भ्रष्टाचार? कहाँ हो रहा है भ्रष्टाचार? अरे सबूत दूं, प्रधानमंत्री को लेटर लिखो, मुख्यमंत्री को लेटर लिखो, कोई कार्रवाई नहीं इनके यहाँ पे।
अधिकारी कोई ऊपर तक पहुंचाने के सब बाद भी कोई कार्रवाई नहीं, और प्रमोशन और कर दिया उसे, SDM बना दिया उसे। जब क्या होता सबूत मंगाऊं? सकता हूं। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे जब इनके पार्टी में गुंडे जो बहुत बड़े माफिया, जब बहुत बड़े माफिया गुंडे जब इनके सांसद विधायक बन रहे, जब तो भ्रष्टाचार नहीं है, और आज वे जेल में तो आज भ्रष्टाचार है। वो जो इन्होंने छापा, वो इनका आदमी पुष्पेंद्र की जगह पुष्प जैन पर इन्हें छापा डलवा दिया, बाद में पता लग रहा है इनका पैसा है वो, अब उस पर छापा डाल दिया इन्होंने। जब इतर बनाने वाले में छापा डाला इन्होंने, अरे साबित कर दो ना, छापा साबित कर दो, साबित तो हो गया। दोनों पार्टियों के प्रचार में काम आने वाला है। मैम ये बताइए, उसके 52 करोड़ रुपए लेके उसका नंबर 1 पैसा बना दिया। आम जनता ही मैम, हम आम जनता नहीं, किसी पार्टी आम जनता ही है। ये तो अच्छा है, पर कुछ बुजुर्ग वहाँ भी बैठे, उनसे भी बातचीत करते हैं। बहुत यहाँ पर शोर शराबा हो गया है। देखो मैडम, चाहे कोई कितना ही जोर लगा ले, आएगा तो योगी। कितना भी जोर लगा लीजिए, आएंगे तो वो समय बताएगा ना, 22 आ रहा है ना, 22 आ योगी जी आएंगे। मेरी बात तो सुन लीजिए। सर्वे आप सर्वे करें यहाँ पे, SC मोहल्ले में जाकर सर्वे करो, मुस्लिम मोहल्ले में जाकर सर्वे, वहाँ सर्वे करो ना, वहाँ पता पड़ेगा ना। RDC में तो वोट इनका ही है। हाँ, नेहरू अरे कैसे हम बता रहे हैं, जानना चाह रही हूँ आप सर्वे करो, कि मुद्दा आखिर है क्या? आप सर्वे करो कैला भट्टा में, आप सर्वे करो यहाँ SC मोहल्ले में। जानना चाह रही हूँ शहरी और गांव के इलाके दोनों में ही क्या हाल है? सर्वे हर जगह में। जाट समुदाय में जाओगे तो वहाँ बीजेपी कहेंगे, SC में जाओ ना, तभी तो वहाँ पता लगेगा जो वोट बैंक है। सवाल ये है कि बिल्कुल एक एक करके जब मुझे बोलने का मौका देंगे तो सवाल भी जरूर दागेंगे। अच्छा रुकिए, इस बार कैमरे के सामने नहीं, आप बताइए इस बार क्या लग रहा है कि यूपी की सियासत कैसी होनी चाहिए, विकास के मुद्दे क्या है, और प्रचार प्रसार कितना बड़ा फर्क डालने वाला है जिससे जनता को बचना चाहिए? देखिए, अब की बार तो सबको नज़र आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पिछली बार परिवर्तन हुआ था, उस सरकार ने नाजायज़ी करी थी, तो उनको इन पे भरोसा करके इनको ले आई थी उत्तर प्रदेश की सरकार। कुछ अच्छा होगा इन्होंने, क्योंकि बहुत सारे सपने दिखाए थे, बहुत सारी चीज़ें कही थी। अब वो चीज़ों से 5 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी आहत हो गई है कि जो इन्होंने एजेंडे, मुद्दे, जो भी चीज़ें बताई थी, सब सिरे से खारिज होती चली जा रही हैं। पहले इन्होंने कहना नहीं चाहिए, हम लोग पूरे भारतवर्ष के एक ही संतान हैं, हम लोग, हमारे में कोई डिवाइडेशन नहीं है, लेकिन हमें पहले राम मंदिर में और अन्य चीज़ों में बांट दिया था तो हम बहक गए थे। अब इन्होंने हमें दोनों भाइयों को आपस में बांट दिया है, हमारे बीच में हिंदू मुस्लिम की इतनी बड़ी खाई पैदा करे जा रहे हैं। हम तो देश आज़ादी के टाइम से भी पहले हम सब गंगा जमुनी एक साथ रहे हैं। तो इन्होंने उस मुद्दे को, जिसको इन्होंने कहा था कि भाई हम विकास करेंगे, ये चीज़ लाएंगे, वो चीज़ लाएंगे, वो सब की सब खारिज हो रही हैं। और एक कहावत है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम भी हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सब ये रहता है जब भी किसी व्यक्ति को, किसी समाज को बर्बाद करना हो, तो या घर के बच्चे को ही बर्बाद करना हो, तो उसे फ्री की आदत खाने की डाल दो। तो इन्होंने वही मुद्दा ऐसे डाल दिया है कि फ्री का सब राशन बांट रहे हैं, फ्री का ये सब बांट रहे हैं। भाई फ्री का तुम बांट किसका रहे हो? आप क्यों बांट रहे हो फ्री में? आप उसके बदले में एक घर के एक आदमी को राशन 5 लोगों को बांटने के बजाय आप 5 में से एक आदमी को एक रोजगार दे दो, तो उससे भाईचारा बनेगा, वो कमा के लाएगा। समर्थक है उनका कहना है कि रोजगार पर काम हुआ। एक मिनट में आ रही हूँ। जो समर्थक है उनका कहना है कि रोजगार पर काम हो रहा है, और एक विकास की जो कड़ी होती है वो धीरे धीरे लाइन पर आती है, तो एक साथ से कुछ नहीं। देखिए, रोजगार पे काम का सवाल तो ये बनता है कि रोजगार आएगा कहाँ से? रोजगार आएगा सरकारी कार्यालयों में, सरकारी संगठनों में, सरकारी विभागों में। वो जब टोटल प्राइवेटाइजेशन में जा रहे हैं तो फिर रोजगार आएगा कहाँ से? इनके नौकरी ना मिले क्या? जो प्राइवेट आदमी नौकरी, जो प्राइवेटाइजेशन होएगा, जो प्राइवेटाइजेशन, अरे जो जब प्राइवेट होएंगे, जो भी सेक्टर प्राइवेट होएगा, उनमें कोई मशीन काम करेंगे, आदमी काम करेंगे ना, उसमें भी रोजगार मिलेगा ना। आप दूसरा, आप सुनो, नौकरी तो मिलेगी। मेरी पूरा जवाब ले लो। अभी जैसे भाई साहब ने कही कि हमारे यहाँ तो बड़ी शांति ही, हमारे यहाँ तो बड़ी शांति ही। अरे भाई साहब सुन तो लो मेरी बात। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। हाँ। तो आप बताइए आपका मत कहाँ जा रहा है? ये तो सभी ज्यादातर सभी अधिवक्ता लोग हैं। आप आम जनता जो सोसाइटी में जाते होंगे, क्या क्या चर्चाएं चल रही हैं कि आप लोगों के लिए मुद्दे क्या है? हम वोट उसे देंगे जो जातिवाद और हिंदू मुस्लिम देश में नहीं करेगा।
अच्छा, हाँ सभी को एक साथ हाँ, लेकर सबको एक चलेगा। लेकर चलेगा। देश अब से नहीं, हाँ। 70 साल हो गए, लेकिन जब से बीजेपी आई है देश में दंगे और हिंदू मुस्लिम और राम मंदिर, अब मथुरा मंदिर आ गया। ये मंदिरों पर सरकार चलती है क्या? वो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास खाने को हो रहा है। दाना नहीं लोगों पे, लैट्रिन पहले बना के दे दी हैं, गाड़ी चलाने को डीजल इतना महंगा दे दिया, रोड बना रहे सुपर फास्ट, तो उन रोड का क्या करेंगे जब गाड़ी नहीं रहने की हम पे? कह रहे हैं महंगाई कमर के तो इलेक्ट्रिक दे रहे हैं ना, परिवर्तन कर इलेक्ट्रिक रहे कार हैं। चलाई जा रही है। भैया इलेक्ट्रिक ला तो रहे हैं, इलेक्ट्रिक ला तो रहे हैं। इलेक्ट्रिक कार तुम ले लोगे? आप ऐसा करें, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया जिस तरह से उस पार्टी की जो सराहना करता है, आप हम लोगों से जो परिवर्तन चाहते हैं, हमसे सवाल ना पूछ के इन मान्यवरों से पूछ लीजिए, ताकि अच्छा सा बता देंगे। अपना तो जवाब ले। नहीं 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 नहीं, मैं किसी को भी समर्थन नहीं दूं। सुन लो। उनको लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की बातें कर रही हूँ, पर मैं आम जनता से बुलवाना चाहती हूँ। लूट मचा रखी है सरकार ने। सुनो ना, कांग्रेस सरकार में 200 रुपए का प्रदूषण का चालान था, आज पता कितना है? 10,000 का है। 10,000 की उसकी बाइक नहीं, 10,000 का चालान काट के भेज दिया ऑनलाइन। कहाँ से भरेगा? बेलदारी कर रहा है, एक बाइक चला रहा। और वैसे कर रहे हो तुम डिजिटल इंडिया, सोच रहे हो अमेरिका बनाने, खाने को हमारे पास दाने नहीं, तो कहाँ से अमेरिका बन जाएगा? विदेश बनाना चाहते हो? महंगाई हमारे पास कमर इतनी तोड़ गुंजाइश रही है। है, खाने के लिए परेशान है, रोजगार नहीं है, उनका सवाल है, ये सब मुद्दे कहाँ गए? प्रदूषण पे बताऊंगा, प्रदूषण पे। अगर अरे रुक एक मिनट, अभी मैं चलान बताऊंगा। चलान एक मिनट लेते हैं, सुनो, परमिट हम भरते हैं 20,000 रुपए का नेशनल परमिट, उसके बाद भी उस काय का देते परमिट, नेशनल परमिट जो होता है केंद्र सरकार का होता है। उसके बाद भी हाईवे पे गाड़ी चलती है, दह टूल, हर 10 किलोमीटर में दह टूल। उसके बाद हर चीज कागज पूरे, पुलिस वाला 2 घंटे में पूरा कर रहे हो ना। अरे भैया मैं पूरा तो अपनी जेब से। अभी एक मिनट मेरे जवाब ले लो। अगर इनके पूरे कागज होंगे, अगर इनके पूरे कागज होंगे तो किसी की माँ ने दूध पियाया कि इनका चालान काट दे हैं? अरे सुनो, और अगर काट भी दिया, अरे राजस्थान में देख लो, आए दिन ITO, यूपी में ITO वसूली करते हैं, दवा के वसूली पूरे होने के बाद और कहते हैं तेरी हाइट इतनी है, भ्रष्टाचार दूर होगा। एडवोकेट फोटो खींच लेते हैं, फोटो चलती गाड़ी में, फोटो यहाँ सवाल 20,000 का गाड़ी चालान चलाते दिया। हैं। अरे मैडम गाड़ी चलाते हैं, अगर कागज पूरे होते हैं, उसे कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं, वो वापिस होता है। ऐसा नहीं है वो उसके पैसे प्रशासन के आगे कौन रुकता है? कोई चालान नहीं होता है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर रूल वूल ना तोड़े तो कोई चालान नहीं होता है, ठीक है? जैसे ये भैया कह रहे हैं कि हमें टूल वगैरह डॉक्यूमेंट्स होने के बाद चालान हो गया। अरे ITO पकड़ लेता है, नहीं हो सकता। और ये तुम ITO 500 रुपए एंट्री मांगता है, कागज पूरे होने। मैडम भाई साहब, हाँ भाई साहब की बात हो गए। अब ये बताइए आपको नाराजगी किस चीज से? हम किसी का भी यहाँ पर प्रचार नहीं करते, हम निष्पक्ष होकर मेरी बात सुनो, आप यहाँ से जाओ पुलिस लाइन, गरीब आदमी के ऑटो, एक तो लॉकडाउन के मारे हुए कम से कम 300-400 ऑटो गरीब आदमी का रोजगार छीन के वहाँ रख दिया सरकार ने। तो आप देखो ना जाके, एक आदमी ने ऑटो लिया, मान लो एक ट्रक की बात करो, आज के टाइम में ट्रक पता कितना है? 31 लाख रुपए की गाड़ी है। उसके बाद वो 4-5 साल किस्त भरेगा, अपने खून पसीना बेचकर मकान गिरवा रख देता है गाड़ी फाइनल करने के लिए। उसके बाद सरकार ये टैक्स, ग्रीन टैक्स, दिल्ली में गाड़ी घुसेगी इसका टैक्स, ओवरलोड इसका टैक्स है। तो नहीं मार रखा है, कह रहे सुविधा तो दे रहे हैं, पर टैक्स नहीं मार चूस रही है, पब्लिक का खून चूस के सरकार अगर हमें दे रही है तो ये अपनी जेब से क्या दे रही है? अरे ये लॉजिकली बात नहीं कर रहे। फ्री में मजा कहीं अरे नहीं एक मिलता। मिनट, जब हमारी व्हीकल है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास मान लो एक बाइक ही है, तो बात है, ठीक है, पैसा दो, अरे मजा भाई लो। रुक जा एक मिनट, बाइक ही है। आज की डेट में हम अगर मोटर व्हीकल उसमें जाएंगे, MACT में जाएंगे, सॉरी पहले मैं बताता हूँ, अगर मेरे पास कोई वाहन है और मेरे वाहन से कोई एक्सीडेंट होगा और एक्सीडेंट में दूसरे को कैजुअलिटी होगी, या तो उसके चोट लगी है, वो मर गया और वो चला गया MACT में अपना क्लेम लेने, और मेरे पास जो है डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं, तो उस बंदे को उसकी क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पास उस गाड़ी के पूरे कागजात नहीं है। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी कह देगी कि तुम्हारे पास पूरे कागज नहीं है, तो तुम मतलब ये जो है मैं एप्लीकेबल नहीं हूँ कि इसे जो है क्लेम दे दूँ। इसलिए जो है सरकार ने सप्लाई की बात सुनो, क्लेम की गवर्नमेंट किसानों को क्लेम कर रही है। आज तक कौन से किसान को क्लेम मिला है? उसमें से सुनो, इनकी अपनी कंपनियां नफे में जा रही, नफे में सारी, ये इंटरनेशनल नफे में जा रही है सारी कंपनी। जितनी भी इनकी बीजेपी वालों की इंश्योरेंस कंपनियां हैं, एक भी इंश्योरेंस मुझे बता, मजदूर को कौन से को आज तक क्लेम मिला है?
मिला के क्लेम किसान का सरकार भाजपा किन मुद्दों के साथ आएगी, फिर मैं उनके पास जा रही हूँ कि ये सभी क्या सोचते हैं। और जैसे अभी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो बहुत, अरे रुको एक मिनट, अभी कह रहे हैं कि बहुत बड़ी गंगा जमनी तहजीबी। आपको पता है 16 अगस्त 1946 को क्या हुआ, जिसे आज भी डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से जानते हैं। कई लाख हिंदू काटे मुसलमानों ने, जो ये कह रहे हैं ना गंगा जमनी तहजीब बह रही है हमारे यहाँ, तो और आज भी बह रही है ना। तो जब संगा ना तो देश को तोड़ने की बात है, देश को तोड़ने की बात है। सुनिए, कल गलवान घाटी में चाइना ने झंडा फहराया, आप ना कितने जवान मारे गए वहाँ पर। एक मिनट, किस लिए वोट दिया था पहले, जो 2014 में जो मोदी को वोट दिया था, किसके ऊपर दिया था? हिंदू मुस्लिम पर बातें नहीं पहुंचनी चाहिए। आप बताइए मुद्दे क्या हैं, 4 मुद्दे जिन पर इस बार किसी भी पार्टी को वोट मिलेगा। आप ये देखिए, मुरादनगर में शमशान घाट में 24 आदमी मरे, आज तक उनकी महिलाओं को क्लेम नहीं मिला है, और वो धरने पे बैठी है बेचारी वहाँ पे, वो धरने पे बैठी है वहाँ पे क्लेम के लिए। इनका कोई भी नेता वहाँ जाकर झाग, वो ठंड में बेचारी सुकड़ रही है ठंड में। जो 24 आदमी मरे थे शमशान घाट में, उन्हें अब तक न्याय नहीं मिला, ना उन्हें जो डीएम साहब करके गए थे घोषणा वो भी ना मिली उन्हें। मुद्दे जो आपको लगता है इस बार के चुनाव में बड़ा प्रभाव डालेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य, इस पर चुनाव होंगे अब क्या? तो लग रहा है कि इसमें बाहर आई नहीं आई, किसमें कोई ना, सब जीरो कागजों में। सुनो, अभी आप गांव के प्राइमरी स्कूलों में जाकर देखो, वहाँ शिक्षा की क्या व्यवस्था हुई है। स्मार्ट क्लास हो गई है, पेड़ स्कूलों में पेड़ है, जो बिल्डिंग है वो रेनोवेट है, स्कूल के जो टीचर है वो उनका भी पढ़ाने लगे। दूसरे बायोमेट्रिक है, और दूसरा बायोमेट्रिक है, टीचर्स टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं। अधिकार तो टाइम पे आ नहीं रहे, अधिकार तो टाइम पे आने, टीचर कौन जाकर स्कूल बंद पढ़ा। अधिवक्ताओं का भी क्या हाल है, ये लोग वो हैं जिनको पूरा दिन भी दे दिया जाए वो भी कम पड़ता है। पर किस तरीके से माहौल गर्म है ये देख लीजिए, कचहरी के बाहर भी क्या माहौल बना हुआ है। सियासी गर्मी कम नहीं है, क्योंकि यूपी एक छोटा सूबा नहीं है, इस देश का सबसे बड़ा सूबा है, जिसमें राजनीति बहुत अलग लेवल पर होती है किसी भी अन्य राज्य के मुकाबले। हालात देख लीजिए कि गाजियाबाद की कचहरी के बाहर क्या माहौल है। जगह जगह जा रहे हैं, आपको हाल दिखा रहे हैं कि पूर्वांचल में क्या, पश्चिमी में क्या, और इस समय पूरे यूपी में क्या, नए साल को लेकर के कितना माहौल बदला या वही है। देखते रहिए नेशनल प्लस।